साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, देखो मेन तो इसमें साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा कल हमने एक पॉइंट पे एंड किया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका फाउंडेशन हुआ था अक्टूबर 1924 में। अब अक्टूबर 1924 में जब ये बनी थी तो इसमें ये कानपुर में बनी थी, और इसमें जो लोग थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, इनके नाम के आगे बिस्मिल इसलिए लगा है क्योंकि बिस्मिल के नाम से उस समय पोएम लिखते थे। उस समय क्या होता था कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आप अपना नाम उजागर नहीं कर सकते। आइडेंट गुड मॉर्निंग आपकी, चलो बैठो। तो उस समय क्या था कि आप अपनी आइडेंटिटी किसी को दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि ये आप लिख रहे हो तो वो आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो वो क्या करते थे, एक पेन नेम रखते थे। जैसे नाम सुना है ना, रूमी, फैज की कविताएं, या फिर ऐसे शायर होता है ना वो इंदौरी, है ना। तो ऐसे वो नाम लिखते हैं। जैसे अब ये फेमस लिरिसिस्ट है जानवी, अब इसका रियल नेम जानवी नहीं है, वो जानवी के नाम से पेन नेम से लिखता है शायरी, गाने, ये सब। तो सेम ऐसे रामप्रसाद बिस्मिल जो है, बिस्मिल नाम से कविताएं लिखते थे। वो तो बहुत फेमस सी है, आप लोगों ने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये इन्होंने ही लिखा है। तो बिस्मिल इनका बस पेन नेम था, नाम इनका रामप्रसाद था। तो रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल जो हैं, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि इनको जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो करनी थी। बेसिकली ये ना एक यंग यूथ था, है ना, यंग माइंड था। इनके माइंड में क्या था कि जैसे गांधी जी कर रहे हैं, पिटीशन डाल के ऐसे नेगोशिएशन करके ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। इनको क्या था, इनको पता था कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानने वाले, वायलेंस भी यूज करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने जो है काकोरी लूट का जो है प्लान बनाया, और अगस्त 1925 में काकोरी जो है ये लखनऊ के पास एक जगह है, लखनऊ के पास है ये। और इस जगह पर इन्होंने ट्रेन जो है उसका ऑफिशियल कैश लूटा था। तो वहां पर ये 17 पर्सन थे, और इन 17 पर्सन को जो है वहां पे पकड़ लिया गया था। और बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, 17 में से 4 को फांसी दे दी गई थी, बाकी सबको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उसकी क्या कहते हैं उसको, आजीवन कारावास, है ना, वो दे दिया था। अब उसके बाद 1925 के बाद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पे एक तरह का वो आ गया कि अब तो ये लोग, इन लोगों को फांसी हो गई, तो कौन संभालेगा। तो फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इसका फिरोज शाह कोटला में। और एक और यंग लीडर जो है इसमें इन्होंने ज्वाइन किया, किसने, चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद मात्र 13 वर्ष के थे जिस समय इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई है। अभी 13 वर्ष के पर्सन जो बच्चा है, अभी जो 13 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें फोन में कौन सा गेम डाउनलोड करना है वो खेलना है। लेकिन उस समय इनको पता था कि अच्छा हमारी कंट्री फॉरेन पोजीशन में है और हमको तो इन्हें आजाद कराना है किसी भी तरह। तो 13 साल की उम्र थी इनकी, और 1928 में इन्होंने इसका पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन करके इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और इनका जो है इसका एम था, मेन एम जो था वो था एडल्ट फ्रेंचाइज दिलाना, यानी कि हमारी कंट्री में अब अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 वर्ष के जो भी हैं वोट दे सकते हैं, उनको राइट्स मिले हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंडियंस को तो वोट ही देना अलाउ नहीं था, 18 साल तो बहुत दूर की बात है, वो देने ही नहीं देते थे। वोटिंग भी बहुत, जब नेशनल असेंबलीज इनकी बनी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिशर्स की, तो वहां पे अगर ब्रिटिश को किसी को इलेक्ट करना है तो ब्रिटिश ही इलेक्ट करेंगे, इंडियन नहीं कर सकते थे। तो जिनको वहां पे वोट देने का ही अधिकार नहीं था, तो 18 साल वालों को तो वो तब देते, तो उन्होंने किसी को नहीं दिया था। तो बेसिकली इनका जो था पूरा मूवमेंट, इन्होंने इसका नाम बदल दिया, HSRA कर दिया। यानी कि पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, और अब इसका नाम बदल के HSRA कर दिया। और इसको ज्वाइन किया भगत सिंह ने, भगवती चरण बोरा ने, सुखदेव ने, और बाकी भी थे जैसे कि बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन सब ने इसको ज्वाइन किया। तो अब इनके प्लान बनते हैं। किसी ने अगर भगत सिंह देखी हो, मूवी तो बहुत बनी है, अजय देवगन की है, एक उनकी है, क्या नाम है उनका, बॉबी देओल है,
मुझे तो अजय देवगन ने बॉबी देओल वाली ठीक लगती है, बाकी और जो बनी वो तो फिर रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो उसमें दिखाया गया है उन मूवी में कि किस तरह से वो प्लान करते हैं। तो कभी देखो तो देखना कि उसमें किस तरह से उन्होंने प्लान किया। तो उन्होंने प्लान की सैंडार्स की हत्या। अब सैंडार्स कौन था? सैंडार्स जो था, ये वो पर्सन है, ये पुलिस ऑफिसर था जिसने जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में पंजाब में लाला लाजपत राय जो है इन्होंने विरोध किया था। और इस पर्सन ने, ये जो सैंडर्स था, इसने लाठी चार्ज जो है वहां पर करवाया था। और लाठी चार्ज की वजह से, ये लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज की वजह से जो है प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब उनको जो है चेस्ट पे बहुत ज्यादा पड़ी थी और उसकी वजह से उनकी जो हालत है वो ज्यादा खराब हो गई और अल्टीमेटली कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी वजह से सब बहुत गुस्से में थे कि हमारे लीडर पर आपने लाठीचार्ज किया। तो उस समय लाला लाजपत राय को कहते थे शेर ए पंजाब। तो लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब नाम से जाने जाते थे। और उनका लाठीचार्ज जिस पुलिस ऑफिसर ने किया था सैंडर्स ने, उसकी जो हत्या है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने कर दी थी। तो इन्हें तो इन्होंने मार दिया था। मेरे से हटा देती हूँ, आ रहा है बीच में तो इधर तो नहीं आएगा। हाँ, इसी साइड में इधर तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो सैंडर्स की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी 1928 में। और लाला लाजपत राय का दूसरा नाम क्या था? शेर ए पंजाब। ठीक है, शेर ए पंजाब कहते थे उनको, लाला लाजपत राय को। वाई सो? क्योंकि ही वॉज द लीडर जो पंजाब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक्सट्रीमिज्म में। और बहुत बढ़ चलकर जो है आंदोलनों में भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। अब जैसे कि अभी तुम्हारा कोई फेवरेट लीडर है, उसके साथ कुछ हो जाए और कोई एसोसिएशन है, तो उन्हें तो गुस्सा आएगा। तो उन्होंने फिर मार दिया सैंडार्स को। तो सैंडार्स को जो है इन तीनों ने मार दिया, भगत सिंह, आजाद और राजगुरु। अब इनकी हत्या करने के बाद एक और प्लान बनाया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना। जैसे अभी हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। पार्लियामेंट का सुना है किसी ने? पार्लियामेंट में जो हुआ अभी रिसेंट में, हाँ अभी 5 लोगों ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच की है। और वो पुलिस के अंडर में है अभी। 15 दिन हो गए, 15 दिन से पहले। हाँ, तो वो ग्रेनेड कुछ फेंके थे। तो अब वो गए कैसे थे? पता है तुमको कैसे गए थे? वहां कोई उनका जानने वाला है, विजिटर पास ले लिया, इशू कर दिया। और उन्होंने जो कैनिस्टर रखे थे ना येलो स्मोक के, वो अपने शूज में रखे थे। अब तुम ये बताओ, ऐसी कैसी सिक्योरिटी है कि उनके शूज नहीं चेक हुए, या मशीन में पता ही नहीं चला कि मेटल के कैनिस्टर रखे हुए हैं उसमें। ठीक है। तो सिक्योरिटी ब्रीच जो है बहुत बड़ा वो था कि पार्लियामेंट में कितने सारे एमपीज थे, किसी किसी एक को मारने आए वो। ठीक है। अभी तो वो तो पकड़े गए, क्या पता उनके पास कुछ और भी होता। और चलो पाया नहीं गया, वो कुछ और करने आए होते। और इतने बड़े एमपी है, मान लो हम प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कुछ खतरा होता। आपको पता है अगर हमारा देश का लीडर है, उसकी सिक्योरिटी मस्ट है। अगर देश के लीडर को कुछ हुआ तो चारों तरफ से हमला हो सकता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि जब लीडर गिर जाता है ना तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी आते ही उसको आप अटैक कर सकते हो आसानी से। ठीक है। तो ये चीज थी, तो वो प्लान था। वैसे उन लोगों का वो प्लान था, पता नहीं वो बता रहे थे कि हम फेसबुक के वीआ मिले, हमने अनएम्प्लॉयमेंट और ये वो बना रहे हैं बहाने। पर जो जो बोलते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। तो वो सच तो उन्हीं को पता है। लेकिन देखो, ये इसका मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये वो जगह है जहां पर लॉ पास होते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट है। यहाँ पर इन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त जो है, इन दोनों ने। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, क्यों ये गुस्से में थे? तो एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। ये जो एक्ट है, ये अभी हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया में अबॉलिश हो गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, ये कहता है कि अगर किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू है तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है, डिटेन कर सकते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू लीडर्स को डिटेन किया जाता है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, एक तो ये पास हो रहा था और एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पास हो रहा था। इन दोनों एक्ट के विरोध में भगत सिंह और सुखदेव ने जो है यहाँ पर, बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर बम फेंका। और बम जो था ये हार्मलेस था, मतलब इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, बस बहरों को सुनाई देना, बहरों को सुनाई आ जाए। तो इनका जो नारा तो होता कि
टू कुछ ऐसे ही था, कुछ टू डेफ हियर, कुछ ऐसी, कि बहरों को सुनाई दे। इस तरह से इन्होंने बताया था कि बहरों को सुनाई देने के लिए बनाया है ये, ताकि उनको पता चले कि हम विरोध में हैं। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है, इनकी एक्टिविटीज की वजह से इसी केस में बम असेंबली में बम फेंकने में, तो एक तो इनको भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को मार्च 23 1931 में फांसी हो गई। और जो चंद्रशेखर आजाद थे, फरवरी 1931 में इनको जो है पकड़ लिया गया था, पकड़ पकड़ गए थे इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार ली। मतलब तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। इन्होंने कहा था कि इनके हाथ तो जाना नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके हाथ तो गए नहीं, और खुद को ही गोली मार ली। और मात्र 13 वर्ष की आयु थी उनकी, ज्यादा आयु नहीं। आज के समय में 13 साल के बच्चे को ये पता है कि कौन सा गेम खेलना मोबाइल में, बस उसे ये भी नहीं पता। पूछो तो कि अच्छा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ऐसे पूछना हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और अगर उससे ये पूछो कि प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। तो अगर तुम उससे कोई भी मंत्री पूछ लो, तो वो नरेंद्र मोदी ही बताएगा। क्योंकि बच्चे 13 साल की उम्र, और उस समय देखो कितना माइंड डेवलप था, उन्हें पता था कि 13 साल की उम्र है बच्चे की, और हमारा देश आजाद नहीं है, ब्रिटिशर्स के कब्जे में, और वो उस एसोसिएशन का पार्ट बने, और उन्होंने वहां काम भी किया। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन जो है, ये कमीशन बनाई गई थी, 7 बंदे थे इसमें, मतलब 7 मेंबर थे इंग्लिश, ठीक है, ऑल ब्रिटिश, सभी ब्रिटिश। और अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन, जिसके नाम पर इसका कमीशन का नाम है साइमन, ठीक है। अब ये क्यों बना था, और क्यों ये आ रहे थे हमारे यहाँ? तो ये 8 नवंबर को 1928 में इन्होंने, वहां पे पता है, वहां पे भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस आती है, वहां पे भी पार्टीज होती है, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, इस तरह से। तो जो लेबर पार्टी है वो थोड़ी लिबरल है, तो लेबर पार्टी वहां पे उसमें आई, मतलब वहां का जो प्रधानमंत्री या जो भी बना, वो लेबर पार्टी का बना। अब लेबर पार्टी थोड़ी सिंपैथेटिक थी इसके, हमारे लिए, हमारी फ्रीडम के लिए। तो इन्होंने ये कमीशन बनाई, और इन्होंने कहा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने के लिए हम एक कमीशन बना रहे हैं, सजेस्ट करने के लिए कि क्या क्या सुझाव दिए जाने चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा है? हमारे लिए। सदस्य कौन है? ऑल वाइट। तो यही पॉइंट था। देखो, रेकमेंडेशन आप जो भी दे रहे हैं, वो तब तक प्रॉब्लम नहीं बनती जब तक हमारे पर्सन उसमें होते। अगर हमारे पर्सन उसमें होते तो सुधार भी होता, लेकिन कोई भी नहीं था वहां पे, सारे 7 के 7 मेंबर ऑल ब्रिटिश। बस इसी चीज को जो है ना, तो ये बात हमारे देश में किसी को पसंद नहीं आई, ना कांग्रेस को, ना HSRA को, किसी को भी नहीं, और विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और जहां भी ये कमीशन जाता था, तो इसको ब्लैक फ्लैग दिखाते थे, ठीक है, ब्लैक फ्लैग, काले झंडे। और जहां भी, चाहे मुंबई में ये जा रहे हैं, जैसे आज पता चल रहा है कि ये लोग मुंबई आ रहे हैं, आज पता चल रहा है पंजाब आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो इनको वहीं पर ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते थे। और उसी के साथ जो है, कितने बजे आएंगे सर? कितना हो गया? सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं, बैठ जाओ, वेट कर लो। तो जहां भी जाते थे वहां पर काले झंडे इनको दिखाए जाते थे, और उसी के साथ ही इनको कहा जाता था गो बैक। ये ये वाला जो वर्ड है, ये वहीं से आया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। और इसी में लाला लाजपत राय ने जब पंजाब में प्रदर्शन किया, तो उसमें लाठीचार्ज करवाया इसने, सैंडर्स ने, और उनको लाठीचार्ज इतनी ज्यादा लग गई थी चोट, उसकी वजह से, इंजरीज की वजह से उनकी कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला फिर भगत सिंह ने लिया था, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 18 नवंबर को गठन हुआ, लेकिन ये भारत कब आया था? 30 अक्टूबर 1928 को ये कमीशन भारत आया। हर जगह इसका जो है प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, और आखिरकार इसकी एक भी रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई। मतलब रिपोर्ट तो इन्होंने दी, लेकिन जो भी रिकमेंडेशन दी थी, वो एक भी रिकमेंडेशन इनकी उसमें नहीं आ पाई, कहते हैं लागू नहीं हो पाई, है ना, तो लागू नहीं हो पाई है। तो फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई, जिसको पॉपुलरली कहते हैं नेहरू रिपोर्ट।
ये साइमन कमीशन से पहले ही बनी थी, क्योंकि ये फरवरी 28 में ही बन गई थी, 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन से पहले ही रिपोर्ट बनी थी, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में भी एक प्रॉब्लम थी। नेहरू जी कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू। हाँ, उनके पिता। ठीक है, भाई नहीं पिता। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी के ये पिता थे। और इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, तो इसमें इन्होंने 19, कम से कम 19 के करीब थे फंडामेंटल राइट, और कुछ रिकमेंडेशन दी थी। बट एक बात पे बात अटक गई थी, डोमिनियन स्टेटस, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दो। डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस और स्वराज में क्या अंतर है, मैं बताती हूँ। जो बाकी लोग थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाकी सब क्या मांग रहे थे? स्वराज। पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस। तो कहीं भी अगर डोमिनियन स्टेटस लिखा आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब था कि हमारा डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, बाकी सब कुछ हमारा। लेकिन अगर हमारा डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स के पास रहेगा तो क्या हम आजाद हैं? नहीं। डिसाइड तो वही करेंगे ना क्या करना है। जैसे कि किसके केस में था डोमिनियन स्टेटस, किसे दिया हुआ था हमने अभी हाल ही में हटाया? जेके को, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को जो है 370 के तहत हमने दे रखा था कि डिफेंस। ठीक है, एक तो डिफेंस और डिफेंस, और एक और क्या था? ट्रेड और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज हमारे पास रहेंगी, यानी कि इंडिया के पास रहेंगी। और बाकी वो खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहा वहां पर? बहुत था, बहुत हद तक था। इंडियन आर्मी वहां पर रुक सकती है, इंडियन आर्मी डिसाइड कर सकती है किसको मारना किसको नहीं मारना, है ना। तो वो, और ट्रेड में अगर देखें तो हम ट्रेड करते थे, तो हम डिसाइड कर सकते थे कौन सी चीज वहां पर भेजी जाए, कौन सी नहीं भेजी जाए। कम्युनिकेशन के तहत कौन सा वाहन वहां एंटर करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सी चीजें होंगी वहां पे, हवाई अड्डा बनेगा नहीं बनेगा, सड़कें कितनी बनेगी, सब हम डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर ये चीज किसी के हाथ में है ना, किसी भी कंट्री के, तो वो कंट्री आजाद है ही नहीं। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस के साथ हमें चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू समेत सबने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आजादी लेंगे तो आजाद है ही नहीं हम तो, हमें तो स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम अपना सिक्योरिटी डिफेंस खुद देख सकते हैं। अब है इंडिया के पास स्वराज? है है ना। अब तो है क्या? स्वराज, उसको कुछ और भी वर्ड कहते हैं, मैं बता रही हूँ। सोरेन। पॉलिटी जब हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो हम फिर से पढ़ेंगे सोरेन वर्ड। सोरेन वर्ड का मतलब पता है? सोरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी कि हम अपने जितने भी निर्णय हैं अपनी कंट्री के, वो खुद ले सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं। तो मोदी जी लेते हैं ना स्वयं, और इंदिरा गांधी ने स्वयं लिए थे कि पाकिस्तान पे हमला करना है नहीं करना है, चाइना से पीछे हटना है नहीं हटना है, या उस पर हमला करना है नहीं करना है। तो कौन लेता डिसीजन? हमारे प्रधानमंत्री। अपना ही देश, अपने देश के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है रिजेक्ट हो गई थी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की वजह से। इसमें इन्होंने लिख दिया था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ये खत्म। इनके खुद के बेटे ने इनको रिजेक्ट करा था। मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू खुद इसके सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद इरविन ने घोषणा की 31 अक्टूबर को 1929 को, कि जो आप कह रहे हैं, जो भी डिमांड कह रहे हैं, हम मान लेंगे। अब गांधी जी मिले इरविन से कि बात हो कुछ। अब गांधी जी जब इरविन से मिलते हैं तो गांधी जी ने डिमांड रखी थी, और वो डिमांड जो है 11 डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की। उससे गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये डिमांड आप पूरी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो मैं सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। और उससे ब्रिटिशर्स बड़ा डरते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये सत्याग्रह लॉन्च करेंगे तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। ठीक है, और हुआ भी है। तो दांडी मार्च बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत मतलब रट लेना है एक एक चीज इसकी, कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। कितने मेंबर थे इसमें? 78। इनके जो साबरमती से इनके सपोर्टर थे वो लोग 78। और साबरमती आश्रम से ये चले कहाँ तक? दांडी। दांडी एक गांव है गुजरात में, यहाँ पर एक तट है। ठीक है, दांडी गुजरात में तट है। तट मतलब समुद्र के पास। तो यहाँ सब क्या है, यहाँ क्या है बताया मैंने तुम लोगों को? अरेबियन सी।
है ना, अरब सागर। और यहाँ क्या है, ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। और यहाँ हमारा गुजरात है। तो गुजरात में दांडी नाम की गांव में इन्होंने जो है स्टार्ट करवाया। ठीक है, यहाँ तक ये गए। अब ये 240 मील चले, तो देखो कब से कब चले, 12 मार्च से चले थे और पहुंचे कब, 6 अप्रैल को 1930 में, पैदल चले थे। ठीक है, अब वहां पर ये पहुंचे तो बेसिकली क्या था, हमें नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था। जो नमक बेसिक नीड होती है घरों में, वो बनाने का भी अधिकार नहीं था, और उस पर भी टैक्स लगता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे खुद बनाती थी और सॉल्ट का टैक्स लेती थी। अभी सॉल्ट पे टैक्स है हमारे यहाँ पे, जो टाटा वगैरह का नमक खाते हैं हम, उसमें वो लोग खुद जीएसटी देते हैं, उनकी कंपनी वाले। ठीक है, हमसे टैक्स नहीं लिया जाता नमक पे। नमक तुम नॉर्मल नमक लोगे, बहुत सस्ता, अगर सबसे सस्ती कमोडिटी यहाँ पे बिकती है कोई, तो नमक ही मिलता है ना। तो नमक ऐसी चीज है कि बेसिक नीड है, और हमारी कंट्री में अगर उस पर भी टैक्स लगेगा और उसको हमें ही बनाने की जो है परमिशन नहीं है, तो वो तो सबसे बड़ी बात है। तो नमक जो है, गांधी जी ने चूज किया कि सबके घर में नमक होता है, और नमक से सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर नमक घर में नहीं होगा तो, क्योंकि टैक्स लगाते थे और ये लोग बनाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो सॉल्ट लॉ है इसको मैं तोड़ूंगा। वो वहां पे दांडी गए और मुट्ठी भर नमक जो है वहां बनाया। और नमक पता है कैसे बनता है, तो बना के दिखाओगी। ठीक है, तो देखो सी होता है, सी में होता है वाटर, वाटर को यहाँ लाया जाता है क्यारियों में। ठीक है, जब क्यारियों में लाया जाता है तो ये इवेपोरेट होता है, पानी उड़ता है ना, भाप बनता है। तो फिर जो जो इसमें कार्बोनेट्स रहते हैं ना, या तो कैल्शियम के कार्बोनेट्स रहते हैं या सोडियम के, हम कौन सा खाते हैं ज्यादातर, सोडियम वाला। तो सोडियम कार्बोनेट का जो है, ये इसका रेसिड्यू इसमें बच जाता है। उसको फिर क्यारियों में से जब ये सूख जाता है, इसे ले जाकर मशीनों में साफ करके फिर हम तक ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे किया उन्होंने, मुट्ठी भर लेके और बना दिया, और सॉल्ट लॉ उन्होंने तोड़ दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था कि इंडियंस नहीं बना सकते नमक, सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में था, कोई और नहीं बना सकता। फिर यही चीज दोहराई गई, ये पहुंच गया सब जगह। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किया, मालाबार कोस्ट, देखो दो कोस्ट है, इसे तो हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, इसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो जो मालाबार कोस्ट है यहाँ पर बनाया इन्होंने, के कलप्पन ने, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने, और देखो बिहार में भी इतना क्रेज था गांधी जी का कि बिहार बिहार में तो सी है ही नहीं, तो बिहार में क्या है, तालाब है। तो वहां पर इन्होंने तालाब के पास बनाया। तो इन्होंने सबने सॉल्ट लॉ तोड़ा, और आखिरकार गांधी ने, इरविन ने गांधी के साथ 1931 में एक पैक्ट साइन कर दिया कि भाई तुम इसे बंद कर दो और आ जाओ समझौता कर लेते हैं। अब इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इसमें एक डिमांड थी कि सबको रिलीज कर दो जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है। गांधी जी की यही सबसे बड़ी जो है भूल रह गई कि गांधी जी ने ये बोला कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उनको रिलीज कर दो। अब भगत सिंह ने तो मारा था ना, एक तो मारा था और असेंबली में बम फेंका था। अब उसकी वजह से गांधी जी को पंजाब में कोई पसंद नहीं करता। जब वो वहां गए तो उन्हें ब्लैक फ्लैग दिखाएगा, क्योंकि 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। और वो भगत सिंह की जो फांसी है, और इनकी जो जो कॉमरेड्स थे, इनकी जो फांसी है वो नहीं रोक पाए। इसी वजह से गांधी जी का आगे चल के आलोचना हुई कि वो कर सकते थे, अपने पैक्ट में लिखते कि सभी को रिलीज कर दो, ये क्यों बोला कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया। तो वो यहाँ पर फंस गए थोड़ा सा। तो नहीं, पता है, ये आइडियोलॉजिकली भी है और उनकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। चाहते तो बचा सकते थे ना, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ और लोग उनसे डरते थे, ब्रिटिशर्स डरते थे, इसने आंदोलन किया तो परेशानी हमें होनी है ना, क्योंकि असहयोग आंदोलन में सबको बाहर कर दिया है ना, काम छोड़ दो, ये कर दो, तो समझो उस चीज का असर पड़ता है। तो इरविन पैक्ट में सिर्फ इन्होंने एक चीज लिखी थी कि रिलीज ऑल कन्विक्ट, मैं इंग्लिश में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मुझे इसी में release all convicts, all prisoners, release all prisoners not convicted for violence, convicted for violence.
तो इन्होंने कहा कि जो जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उन सबको रिलीज कर दो। ये लिख सकते थे कि सभी कन्विक्ट्स को रिलीज कर दो, या स्पेशली कह सकते थे कि भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको रिलीज कर दो, कह सकते थे, मतलब हो सकती थी बातें, बट पता नहीं उनका क्या था दिमाग में। ठीक है, तो आज का दिन अच्छा, कल का एक और दिन याद रखना, गांधी जी के नाम से याद भी आ रहा है, 9 जनवरी। ठीक है, तो 9 जनवरी, अरे समझो, कल का, तो इसको लिख लेना कहीं भी नोट बना करके, प्रवासी भारतीय दिवस, दिवस। ठीक है, इस दिन गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में ही ये वापस आए थे भारत। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये इसलिए याद रखना क्योंकि गांधी जी के नाम से। तो अब हम आ गए हैं इरविन पैक्ट तक। अब गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुलाया जाएगा इंग्लैंड। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां भी कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद अपना जो 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 उनको सही लगता था वो करते थे, उन्होंने कभी भी हमारा नहीं माना। ठीक है, उसके बाद हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, और धीरे धीरे फिर हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो, उसका रीजन था जो कि मुझे गोडसे के पार्ट पे उसकी भी गलती लगती, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी कंट्री का ये ये हिस्सा जो है पाकिस्तान को चला गया था ना, पता है, और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश वाला चला गया था पाकिस्तान को। तो बेसिकली रेवेन्यू बटना था। रेवेन्यू मतलब आज के समय में जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब इकट्ठा होता है ना, तो स्टेट में और सेंटर में वो होता है डिवाइड। ऐसे ही जो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स ने कलेक्ट किया था इंडिया का, वो रेवेन्यू बटना था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना था बेसिकली। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो पाकिस्तान ज्यादा मांग रहा था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस के 3-2 था, तो पाकिस्तान मांग रहा था हमें तो तीसरा भाग चाहिए, मतलब ज्यादा हमें चाहिए। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया, नेगोशिएशन करके, क्योंकि ऑलरेडी इतना मैसाक्रे हो रहा था, इतना, तुमने पार्टीशन की मूवी में देखा है ना, मूवी में 1% भी वायलेंस नहीं है जितना रियल टाइम में हुआ। ठीक है, आपस में ही हिंदू मुस्लिम्स और मुस्लिम हिंदू को। ठीक है, तो एक दूसरे को मार रहे थे, ट्रेन जा रही थी, वहां भी लाशें जा रही थी, बसों में लाशें, तो इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा था कि उसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि भाई इनको दे दो और खत्म करो बात। ठीक है, उनका ये मोटिव नहीं था कि उनकी उनकी तरफ उनको सिंपैथी थी, उनका मोटिव बस इतना था कि इनको देके इनका खत्म करो और अपना फिर अपनी कंट्री पे फोकस करो। ठीक है, तो जो बेसिकली गोडसे का कहना है, उसका कहना है कि उनका जो इंक्लाइनेशन है पाकिस्तान की तरफ का, ऐसा कुछ नहीं था, वो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे। बेसिकली ये है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों नहीं चाहते। वो पार्टीशन इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि आज भी पाकिस्तान को यूएस और यूके यूज कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, आज भी अगर हम साथ होते ना, आज भी पाकिस्तान और इंडिया साथ हो, तो हमसे बड़ी सुपर पावर वर्ल्ड में कोई नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी है हमारे पास, सबसे बड़ी आर्मी हमारी है, नेवी, फोर्थ, फिफ्थ, और देश में सबसे बड़ा जो रिजर्व है, जो रिसोर्सेज थे, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर पर पॉलिटिक्स होती रहती है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है कश्मीर। कश्मीर का तो रोना उन्हें लगा रहता है कि उनको कोई इशू नहीं है भारत के साथ में, तो बस कश्मीर पे रोना लगता है उनका। कश्मीर को कौन चाहता है, यूएस चाहता है, रशिया चाहता है, चाइना चाहता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब है। अगर इस एरिया को किसी ने भी कब्जे में कर लिया तो पूरे वर्ल्ड पे वो राज करेगा। ठीक है, हाँ, तो ये, तो इसलिए ये बात सिर्फ गांधी जी को मालूम थी कि अगर ऐसा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो हम लोग पूरी जिंदगी यूएस और यूके की गुलामी करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए नहीं था। और बाकी देखो, जिसने भी किया, वट एवर इट इज, वो कंट्री के हक में तो नहीं था, है ना, ये तो तुम्हें पता है। तो जब जो चीज देश के हक में नहीं है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इतना था, उन्होंने कहा कि रिलीज कर दो, और रिलीज कर दो ऑल, बट वायलेंस जिन्होंने किया उन्हें मत करो। तो उस वजह से इनको फांसी। ठीक है, तो अब हम कल करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगा हमारा, और बाकी सारी चीजों की बस डेट आप लोगों ने याद रखनी है कि दांडी मार्च कब से कब चला, कितने सदस्य थे, दांडी कहाँ पर स्थित है, ऐसे भी आ सकता है, तो गुजरात में स्थित है।
मतलब क्वेश्चन माइंड में ही बना लिया करो कि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से